हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो देखो तो बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग क्या पढ़े थे कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या बोले बच्चों कि इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से ऐड करते हैं उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी मैंने बाहर से ऐड करा उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी जिनका जितना ज्यादा होगा उसका रेट उतना ही कम होगा, है ना। चलिए, आज हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन। तो इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है? इफेक्टिव कॉलिजन हम किसको कहते हैं? तो इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब होता है कॉलिजन विच अकर्स विथ sufficient energy, collision which occurs with sufficient energy and proper orientation, collision which occurs with sufficient energy and proper orientation is called effective collision, है ना बच्चों। बोल रहा है वैसा कॉलिजन जो सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होता हो, मतलब जिसमें सफिशिएंट एनर्जी भी हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, तो उस तरह के कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन कहते हैं। अब बताओ तो रिएक्शन के रेट क्या कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? कॉलिजन कितना होगा वो मायने नहीं है, रिएक्शन के रेट इस बात पे डिपेंड करेगा इफेक्टिव कॉलिजन कितना हुआ। मतलब रिएक्शन के जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब रिएक्शन के जो रेट होंगे वो इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों कि वैसा कॉलिजन जिसमें सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, मतलब जिसमें एनर्जी भी सफिशिएंट हो और ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो, उस तरह के कॉलिजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, तो जिसमें सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन हो उस कॉलिजन को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। और रिएक्शन के जो रेट होंगे वो इफेक्टिव कॉलिजन के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रिएक्शन के रेट होंगे वो इफेक्टिव कॉलिजन के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। चलो हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। देखो एक टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक टर्म है, समझना इस बात को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which having energy equal to or greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक टर्म होता है, बहुत लंबा चौड़ा टर्म हम लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स which having energy equal to or greater than threshold energy। अब देखो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसका एक सिंबल होता है e के पावर माइनस EA अपॉन RT। e के पावर माइनस EA अपॉन RT। तो e क्या है मेरे बच्चों? तो e एक्सपोनेंशियल है। क्या है?
एक्सपोनेंशियल। ये क्या है मेरे बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। हम इस पे बात करेंगे, है ना। तो हम एक टर्म लिखे हैं कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझना है इसको मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक में से मान लेते हैं, समझो ऐसे से मान लेते हैं हम क्या बोले कि रिएक्शन के जो रेट होंगे वो कॉलिजन नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रिएक्शन के रेट होंगे वो इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। से मान लेते हैं कि जो ट्रेन एक्सीडेंट किया था, याद है ना, तो मान लेते हैं जो ट्रेन एक्सीडेंट किया था उसमें हजारों लोग कॉलिजन में भाग लिए थे। जो ट्रेन एक्सीडेंट किया था उसमें हजारों लोग कॉलिजन में भाग लिए थे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ही प्रोडक्ट बन पाए थे। तो वही लोग प्रोडक्ट बन पाए थे जिनका इफेक्टिव कॉलिजन हुआ था। प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ वही लोग बने थे जिनका इफेक्टिव कॉलिजन हुआ था। मतलब रिएक्शन के जो रेट होंगे वो कॉलिजन नहीं, इफेक्टिव कॉलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रिएक्शन का रेट होगा वो कॉलिजन नहीं बल्कि इफेक्टिव कॉलिजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सोचो तो बच्चों, से मान लेते हैं कहीं पे n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कॉलिजन में भाग ले रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पार्टिसिपेट इन कॉलिजन, पार्टिसिपेट इन कॉलिजन, और उसमें से n वो मॉलिक्यूल्स है जिस मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कॉलिजन हुआ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स which participate in effective collision, participate in effective collision। मतलब समझिएगा बात को। वैसे मान लेते हैं कि ये ट्रेन का टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है और ये वो पैसेंजर है जो प्रोडक्ट बना। ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है और n जो है वो पैसेंजर है जो प्रोडक्ट बना। अब बताओ फ्रैक्शन का मतलब क्या बोल रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में। मतलब एक में ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है। समझिएगा, बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल्स में से टोटल कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है। तो n तो वो मॉलिक्यूल्स था जो कॉलिजन में भाग लिया और उसमें से स्मॉल n वो मॉलिक्यूल्स है जिसका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा? तो मुझे देखना है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, है ना। तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो था जो कॉलिजन में भाग लिया और उसमें से स्मॉल n वो मॉलिक्यूल्स है जिसका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है। n नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स है, n नंबर ऑफ वो मॉलिक्यूल्स है जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कॉलिजन में भाग लिया और n वो मॉलिक्यूल्स है जिसका एनर्जी या तो थ्रेशोल्ड के इक्वल है या तो उससे ज्यादा है। मतलब n मॉलिक्यूल्स में से n वो मॉलिक्यूल्स है जो कॉलिजन में भाग लिया। समझ रहे हैं बात को? तो फ्रैक्शन का मतलब कितना हो गया? एक में। मतलब एक में कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके साथ इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है? तो n बटा n। तो रिएक्शन के रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? इसी को हम लोग कहते हैं, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझिएगा बात को। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? इन वन में
मतलब n मॉलिक्यूल्स में n मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कॉलिजन में भाग लिया, उसमें से स्मॉल n वो मॉलिक्यूल्स है जिसका एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ 1 में, तो n में से n मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल है, तो एक में से कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा n/n, और एक में जो होगा उसी को तो हम लोग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो e के पावर माइनस ई अपॉन आर टी से। मतलब जो रिएक्शन का रेट होगा वो ई माइनस ई अपॉन आर टी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे बुक में तो यहाँ पे जेड भी लिखा रहेगा, ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। हम लोग आगे इस पे बात करेंगे इस जेड को क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बस ऐसे इसका कहीं पे यूटिलाइजेशन नहीं, बस ये जानना है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, चलो अब आते हैं आर्हेनियस ने क्या बताया था। देखो इसका नाम ही आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन, आर्हेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। देखो इक्वेशन तीन तरह के होते हैं। एक इक्वेशन होते हैं जो पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं फिर उस पे इक्वेशन आता है, और एक इक्वेशन होते हैं जो एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले लिखते हैं उस इक्वेशन को और फिर हम लोग उस पे चर्चा करते हैं। तो आर्हेनियस ने बताया था कि देखो जो रेट था ना उसी से लाया है, हम आगे चर्चा करेंगे। तो बताया कि k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। ऐसा ही कुछ हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी लिखे थे। इन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो उन्होंने बताया k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता है। तो जहां पे ये k क्या है मेरे बच्चों, तो k को हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट, a को क्या कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, या इसको हम लोग कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या है मेरे बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। अब बताओ एक गैस कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, या तो जूल या तो कैलोरी। एनर्जी का यूनिट क्या होगा, या तो जूल या तो कैलोरी। तो आर का वैल्यू भी किसमें आप लोगे, या तो जूल में या तो कैलोरी में। तो आर का वैल्यू जूल में कितना होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। और कैलोरी में कितना होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो आर का वैल्यू जूल में कितना हो गया 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और कैलोरी में कितना हो गया 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, है ना। और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। पहले इसको लिखो फिर हम इस पे बात करते हैं। तो k बराबर हो गया a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां k क्या है रेट कांस्टेंट, a क्या है आर्हेनियस कांस्टेंट, ऐसे को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, r क्या है गैस कांस्टेंट, और यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एनर्जी का यूनिट या तो जूल होता है या तो कैलोरी होता है। तो r को भी हम लोग या तो जूल में लेंगे या तो कैलोरी में लेंगे, है ना। लिखो इसको। अब देखो अब हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर हम इस इक्वेशन को हम पढ़ेंगे क्यों, इस इक्वेशन को पढ़ने से फायदा क्या होगा। हम जो पढ़े k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, के बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। तो हमारा मन में सवाल आता है कि सर आखिर हम इससे क्यों पढ़ेंगे, हम इसे नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, है ना। हम इसको क्यों पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो देखो तो इसको पढ़ने से फायदा क्या है,
हम इसको क्यों पढ़ेंगे? पहला बात, अगर किसी क्वेश्चन में किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो, फिक्स टेम्परेचर कैसे? से बोलेगा 27 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट बताओ। अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट निकालना है, तो अगर आपको फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, फिक्स टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा K बराबर A इंटू ई के पावर माइनस EA अपॉन RT लगाएंगे। अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो और अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया हो, तो हमें इक्वेशन लगा। अब देखो, इस इक्वेशन को सोल्व करना इतना आसान नहीं है। हम बताए भी थे आपको कुछ कि कहीं भी अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होगा तो हम उस इक्वेशन को हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम लोग नहीं रहने देंगे। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कोई क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सोल्व कैसे करेंगे? तो हम बताए थे थोड़ा इसके बेसिक चीजों के बारे में। देखो फिर से हम एक बार बताते हैं, बहुत लोग तो पढ़े हैं, बहुत लोग नहीं पढ़े हैं, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए थोड़ा सा आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक लॉगरिथम चाहिए, है ना। अब जब तक आपके पास बेसिक लॉगरिथम नहीं रहेगा, आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए लॉग, तो मैं आपको बता दूं, इस लॉग को नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं और ऊपर वाले को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग बेस कहते हैं और ऊपर वाले को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। लॉग का बेस भी दो टाइप का होता है, एक log 10 का बेस होता है और एक log e का बेस होता है। तो e के बेस वाले को ln कहते हैं और 10 के बेस वाले को log कहते हैं। log का बेस भी दो टाइप का होता है, एक 10 का बेस होता है और एक e का बेस होता है। तो e के बेस वाले को ln कहते हैं और 10 के बेस वाले को log कहते हैं। e के बेस वाले को ln कहते हैं और 10 के बेस वाले को log कहते हैं। ठीक है, आपको कुछ फार्मूला पता होगा कि log बेस 10 a बाई बी, तो देखो बेस सेम ही रहता है, बेस चेंज नहीं होता है, फार्मूला आर्गुमेंट के लिए अप्लाई होता है। तो log बेस 10 a बटा बी क्या हो जाएगा? log a माइनस log b। बताए भी हैं बहुत लोगों को, अगर log बेस 10 a के पावर m है, तो a के पावर m है तो पता क्या हो जाएगा? m इंटू log बेस 10 a। ठीक है, अगर कहीं पे log बेस 10 a इंटू बी है, बेस 10 ही रहेगा जी, तो log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b। तो log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log a प्लस log b हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला एक्सपोनेंशियल के लिए भी लगेगा। जब e का बेस होगा तो भी यहाँ सेम फार्मूला होगा, बस इस 10 के बदले e हो जाएगा, 10 के बदले e हो जाएगा, सारा फार्मूला वही रहेगा। हाँ, अगर बेस आर्गुमेंट अगर सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। बेस आर्गुमेंट अगर सेम हो तो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। इसके साथ साथ आपको log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लो। तो log 1 से लेकर, और देखो हम लोग जो भी वैल्यू पढ़ते हैं 10 के बेस पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो लिख देते हैं log बेस 10 1 0 2 0.301 3 0.477 log 4 0.602 log 5 0.699 log बेस 10 6 0.778 log 7 0.845 log बेस 10 8 0.903 log बेस 10 9 0.954 10 1, है ना। तो भाई मेरे इसे तो याद कर ले तू। ठीक है,
इसको, इसके बिना तो इस चैप्टर में कुछ होना नहीं है, आप इसके बिना तो इस चैप्टर को सोच ही नहीं सकते हो। ये सब बेसिक चीजें हैं। तो log 1 से लेके 10 तक का वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। याद करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। चलिए अब लोग हम थोड़ा बेसिक लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर कहीं पे ऐसा रहे कि 2 के पावर x बराबर 5 और अगर x निकालना हो, ठीक है, तो अगर कहीं पे 2 के पावर x बराबर अगर 5 और अगर x निकालना है, अगर ऐसा रहता कहीं पे 2 के पावर x बराबर 4, तो ऐसा रहता तो हम कुछ नहीं करते, दोनों का बेस को इक्वल कर लेते, पावर इक्वल हो जाता। तो 2 के पावर x है तो इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते, तो यहां से दोनों का बेस इक्वल तो पावर इक्वल हो जाता। समझ रहे हैं बात को ना। यहाँ 4 था तो 2 का स्क्वायर कर दिए, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है, 4 है, यहाँ 5 है। हम तो 9 क्लास का पढ़ नहीं रहे कि हमेशा 4 ही रहेगा, 8 रहेगा, तो मान लेते हैं 5 है। तो देखो ये वेरिएबल पावर में है, ये वेरिएबल एकदम छोटी सी चीजों से शुरुआत करते हैं। तो ये वेरिएबल पावर में है, ये देखना है पावर है जो किसका है, तो नंबर का पावर है। मतलब अगर कोई वेरिएबल अगर किसी नंबर का पावर हो, अगर कोई वेरिएबल अगर नंबर का पावर हो तो लॉग लेंगे 10 के बेस पर। अगर कोई वेरिएबल नंबर का पावर हो तो लॉग लेंगे 10 के बेस पर। तो 10 के बेस पे लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 2 के पावर x बराबर लॉग बेस 10 5, लॉग बेस 10 a के पावर m, तो m इंटू लॉग a क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे x है तो x इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.301, लॉग 5 0.699, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 0.699 अपॉन 0.301। हम x निकाल सकते हैं क्या। अब देख तो भाई कहीं पे अगर ऐसा रहता कि 3 के पावर x बराबर 7, है ना, देख ये जो वेरिएबल है वो किसका पावर है, नंबर का पावर है। तो अगर ये वेरिएबल अगर ये नंबर का पावर है तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे किसके बेस पर, 10 के बेस पर। तो टेकन लॉग बेस 10 बोथ साइड, है ना, तो लॉग बेस 10 3 के पावर x लॉग बेस 10, तो x लॉग बेस 10 3, लॉग 7 का वैल्यू 0.845, लॉग 6, तो x लॉग 3 का वैल्यू 0.477, है ना, 0.845। x का वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे क्या, बोलो, इजी है। अब देखो इसको लिख लो, अब अगर कहीं अगर ऐसा रहता एक्सपोनेंशियल का पावर रहता, अब देख तो यार कहीं ऐसा था e के पावर x बराबर 3, है ना, तो अगर कहीं पे e के पावर x बराबर 3 है, मतलब ये जो वेरिएबल है वो किसके पावर में है, तो एक्सपोनेंशियल के पावर में है। तो ये जो वेरिएबल है अगर ये एक्सपोनेंशियल के पावर में हो, तो अगर कोई वेरिएबल अगर एक्सपोनेंशियल के पावर में हो तो उसे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं e के बेस पर। अगर कोई वेरिएबल अगर एक्सपोनेंशियल का पावर हो तो हम लॉग लेते हैं e के बेस पर, ठीक है, तो लॉग लेते हैं e के बेस पर। तो टेकन लॉग बेस e बोथ साइड, तो लॉग बेस e के पावर x और लॉग बेस e 3, है ना, ये x इधर आ जाएगा, बेस आर्गुमेंट सेम, e से अगर 10 के बेस पे ले जाना है तो क्या लिखेंगे 2.303 लॉग बेस 10 3। अगर e से अगर 10 के बेस पे जाना है तो क्या लिखेंगे 2.303, है ना, लॉग बेस 10 3। तो यहाँ पे बेस आर्गुमेंट सेम है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 2.303 लॉग 3 का वैल्यू 0.477, तो x का वैल्यू कितना हो गया दिस, जो भी आएगा। अगर e से अगर 10 के बेस पर आना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा रहता मेरे भाई e के पावर x बराबर 5, तो देखो ये वेरिएबल किसका पावर है, एक्सपोनेंशियल का पावर है। क्या बताएं कि अगर कहीं पे वेरिएबल अगर एक्सपोनेंशियल का पावर होगा तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे e के बेस पर, क्या करोगे,
लॉग लोगे ई के बेस पर लो, तो लॉग बेस ई के पावर एक्स, लॉग बेस ई 5x, बेस आर्गुमेंट सेम, ई से अगर 10 के बेस पे जाना है तो 2.303 लॉग बेस 10 5x, बेस आर्गुमेंट 2.303, लॉग 5 का वैल्यू 0.699, यहाँ से x का वैल्यू आ गया। अब देखो इसको पढ़ने से फायदा क्या हुआ। अब देखो हम आते हैं, देखो तो भाई हम जो आर्हेनियस इक्वेशन पढ़े k बराबर e के पावर माइनस, देखो कितना बड़ा बड़ा चीज को कितना आसान बनाया जा सकता है। k बराबर a के पावर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, है ना। हम क्या बताए कि अगर कहीं पे कोई इक्वेशन अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होगा, अगर कहीं पे कोई इक्वेशन अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म होगा तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, उस क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे मेरे दोस्तों, तो लॉग लेंगे ई के बेस पर, है ना। तो क्या करेंगे, टेकन लॉग बेस ई, जिसको हम लोग ln भी कहते हैं। तो टेकन लॉग बेस ई बोथ साइड, है ना। तो दोनों साइड अगर क्या एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल का पावर है और एक्सपोनेंशियल को रिमूव करना है, तो एक्सपोनेंशियल को रिमूव करने के लिए लॉग लेंगे ई के बेस पर। तो क्या हो जाएगा, ई के लॉग ई इंटू ए इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ए इंटू ई के पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग बेस ई के रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं लॉग ए और इसको मान लेते हैं बी। तो लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा, तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। बेस वही रहेगा ई, लॉग ए प्लस, इसको ए माने हैं ए को, और इसको पूरा का पूरा बी माने हैं, तो बी, बोलो होगा मेरे भाई। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, है ना। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो लॉग ई के बराबर लॉग ई ए, वे पावर है तो इधर आ जाएगा माइनस ई अपॉन आर टी, लॉग बेस ई आर्गुमेंट ई, है ना। तो क्या हो जाएगा, इस लॉग बेस ई को हम लोग क्या लिखेंगे ln के, इसको क्या लिखेंगे ln ए, और इसे क्या लिखेंगे माइनस ई अपॉन आर टी। तो फार्मूला क्या बनकर आया, ln के बराबर माइनस ई अपॉन आर टी प्लस ln ए। अब इस ई से अगर 10 के बेस पे जाना है तो 2.303 लिखोगे, तो 2.303 लॉग बेस 10 के माइनस ई अपॉन आर टी प्लस 2.303 लॉग बेस ए, है ना। अब 2.303 इधर भी है, 2.303 इधर भी है, तो इस 2.303 को अगर रिमूव करोगे, दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 के ए बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। तो देखो तो बच्चों लॉग के बराबर क्या हुआ, माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए, है ना। तो लॉग के बराबर हुआ माइनस ई अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t
प्लस लॉग ए, है ना। अब मन में सवाल आता है कि सर जी इसको पढ़ने से क्या फायदा होगा, है ना। पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े कि log k बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस log a। इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा? तो इसको पढ़ने से फायदा होगा कि अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, सॉरी, अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे रेट कांस्टेंट निकालना हो, मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर पे क्या दिया हो, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया हो और आपसे रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो क्या हम रेट कांस्टेंट नहीं निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। मतलब अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट अगर निकालना हो, अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पे अगर रेट कांस्टेंट निकालना हो, एक्टिवेशन एनर्जी दिया हो, आर्हेनियस कांस्टेंट दिया हो, हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड कौन कौन करेगा, है ना। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन है? आर कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, मतलब ये तो गैस कांस्टेंट है और ये आरएनएस कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर पे आर और ए डिपेंड नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आता है एक्टिवेशन एनर्जी का कि क्या एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी बराबर बताए हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। मतलब इस इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो बाहर से हम लोग एनर्जी ऐड करते थे उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते थे। अब देखो अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बदलते हैं तो इंटरनल एनर्जी बदल जाएगा, टेम्परेचर बदलते हैं तो इंथैल्पी बदल जाएगा। मतलब आप तो इंटरनल एनर्जी बदलेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बदल जाएगा। मतलब टेम्परेचर बदलने से ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगा, लेकिन यहां पे लॉग लगा हुआ है। तो लॉग लगे होने के कारण क्या हो जाएगा? मान लेते हैं ऐसे अगर मैं बात करूं 10 और 10 के पावर 7 में कितना का डिफरेंस है जी? तो बहुत का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं लॉग लगा दूं तो लॉग 10 1 और लॉग बेस 10 10 की पावर 7 7, मतलब ऐसे ये कितना है 1 मिलियन है और 10 है, कितना का डिफरेंस है विदाउट लॉग? बहुत का डिफरेंस है। लेकिन मैं सिर्फ जब मैं लॉग लगा दिया तो मात्र 6 यूनिट का डिफरेंस है। वही बात है कि जब हम टेम्परेचर बदलने से ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा, लेकिन लॉग लगने के कारण वो जो चेंज हो गया बहुत ही मिनिमाइज हो गया, वो जो चेंज हो गया बहुत ही मिनिमाइज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये के मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आर और ए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ए आर और ए, देखो समझना बात को, डिपेंड कर रहा है क्योंकि टेम्परेचर बदलोगे तो इंटरनल एनर्जी बदलेगा, इंटरनल एनर्जी बदलेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगा। लेकिन लॉग लगे होने के कारण वो चेंज बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मान लेंगे कि एक फिक्स टेम्परेचर के रेंज में, क्वेश्चन में देखिए लिखा रहेगा इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर के रेंज में आपका एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं करेगा। तो बहुत सारे टीचर तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन ये समझना है बातों को, एक्चुअली में चेंज कर रहा है लेकिन लॉग लगे होने के कारण उसका चेंज बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ई ए आर और ए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो तो भाई, अगर मुझे इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना होता तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला काम वेरिएबल को खोजते हैं। तो log k बराबर माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, है ना। तो अगर ग्राफ कहीं पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम हम वेरिएबल को खोजते हैं।
अगर कहीं पे ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहला काम हम लोग वेरिएबल को खोजते हैं। तो यहाँ पे देखो तो कौन कौन वेरिएबल है, एक तो टेम्परेचर वेरिएबल है और एक के वेरिएबल है। क्या टेम्परेचर से ये चेंज हो रहा है क्या? नहीं। आर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ए चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ए वेरिएबल और ए वेरिएबल, मतलब किसको फॉलो कर रहा होगा? तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को। तो y log के, x का वैल्यू 1/t, इंटरसेप्ट कितना log a, स्लोप कितना तो माइनस ए अपॉन 2.303 r, है ना। स्लोप कितना माइनस ए अपॉन 2.303 r। अब सोचो अगर 10 के बेस पे नहीं, अगर e के बेस पे रहता, अगर उसका ग्राफ देखना होता तो आप क्या लिखते हैं? हम लिखे थे अभी ln k बराबर माइनस ए अपॉन आर इंटू 1/t प्लस ln a। बताओ तो इसमें वेरिएबल कौन कौन? t और k। तो ये वेरिएबल, ये m और ये y बराबर क्या हो गया? माइनस एम एक्स प्लस सी। तो y का वैल्यू ln k, x का वैल्यू 1/t, इंटरसेप्ट ln a, स्लोप कितना माइनस ए अपॉन आर, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जी कि ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ क्या होता है? तो ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो कुछ नहीं है, देख लीजिए कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है k, ये बदलेगा नहीं, r बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब देखो तो टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताए थे, माइनस का मतलब उल्टा और 1/t का मतलब उल्टा। जो नहीं देखे हैं वो जाकर YouTube पर ही केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर है, उसको जाके देख सकते हैं, वहां पे हम समझाएं इसको। तो माइनस का मतलब उल्टा और 1/t का मतलब उल्टा रहता है ना जी। y बराबर माइनस एक्स, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा। अगर ऐसा भी रहता y बराबर 1/x, तो x बढ़ेगा तो y घटेगा। यहां दोनों है, तो माइनस का मतलब उल्टा और 1/t का मतलब उल्टा, तो उल्टा का उल्टा सुल्टा, डायरेक्टली से पेन है। तो एक बार रिवर्स किए और फिर रिवर्स किए, तो रिवर्स का रिवर्स डायरेक्टली, तो माइनस का मतलब रिवर्स और 1/t का मतलब रिवर्स, तो रिवर्स का रिवर्स क्या हुआ? डायरेक्टली। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मतलब इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो तो बच्चों, ये तो इसका थ्योरी हुआ, ठीक है। हम लोग इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं? तो क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन आता है। तो पहले इसको लिखो कि log k बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, है ना। देखो तो बच्चों, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे, समझिएगा बात को, log k बराबर माइनस 1000 इंटू 1/t प्लस 5, है ना, और आपसे एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट पूछता हो। log k बराबर माइनस 1000 इंटू 1/t प्लस 5, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे कि log k बराबर माइनस 1000 इंटू 1/t प्लस 5, है ना। तो देखो तो अगर कहीं पे ये T क्या है? ये फिक्स टेम्परेचर है। T क्या है? ये फिक्स टेम्परेचर है। और इस फिक्स टेम्परेचर पे आपसे रेट कांस्टेंट, देखो ये किस तरह का इक्वेशन दे रखा है, ए टेम्परेचर रेट कांस्टेंट, मतलब ये बता रहा है कि ये जो K है तुम्हारा T पे डिपेंड कर रहा है। ये जो तुम्हारा K है वो T पे डिपेंड कर रहा है। हम क्या, अगर इस तरह का क्वेश्चन हम क्या पढ़े हैं कि अगर तुम्हारा K अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो इक्वेशन क्या होगा? तो log K बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a। यहीं पर है ना कि ये जो रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर के साथ वेरी करता है तो यही इक्वेशन होता है। log K बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, यही होता है ना। log k बराबर माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log a, यही होता है ना। तो ये जो टेम्परेचर है
ये जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ये जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को, है ना। अब बताएं, उसका तो कोई जरूरत है नहीं। तो हमको चाहिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस कांस्टेंट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो, उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो और दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहाँ भी एलएचएस में लॉग के, यहाँ भी एलएचएस में लॉग के। आरएचएस को देखो, तो यहाँ 1/t और यहाँ भी 1/t, तो ये दोनों का कॉफिशिएंट भी आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम 2 मान लें और इसको 1 मान लें, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R बराबर माइनस 1000। तो माइनस से माइनस गया, तो EA बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 2.303, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल में चाहिए तो R का वैल्यू 8.314 ले लेंगे। कुछ नहीं करना है, ये क्या बता रहा है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से वेरी कर रहा है। तो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लिए और फिर यहाँ पे 1/t, यहाँ 1/t, तो दोनों के कॉफिशिएंट को इक्वेट कर दिए। अब देखो तो यहाँ प्लस के बाद क्या log a है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा log a बराबर 5। देखो यहाँ बेस 10 है, थोड़ा मोड़ा मैथ आपको आना चाहिए। तो a जब चाहिए तो ये जो 10 है ना यहाँ पे आ जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे देखो कहीं पर अगर ऐसा था log बेस 10 x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 10 की पावर 2। कहीं पर log बेस 10 y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है IIT 2009 में। क्या पूछा है, बोलता कि log k है बराबर माइनस 2000 इंटू 1/t प्लस 6, है ना। तो log k बराबर माइनस 2000 इंटू 1/t प्लस 6। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर a और एक्टिवेशन एनर्जी रेस्पेक्टिवली। तो log k बराबर माइनस 2000 इंटू 1/t प्लस 6 है। तो आपसे आर्हेनियस कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये k किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो log k बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/t प्लस log a, है ना। चलो IIT का पूछा हुआ जी। अब दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2, है ना। तो यहाँ भी 1/t और यहाँ भी 1/t, तो इसके कॉफिशिएंट कितना, माइनस 2000, और इसका कॉफिशिएंट कितना, तो क्या लिखोगे, माइनस 2000 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R। तो माइनस से माइनस चला गया, तो EA बराबर क्या हो जाएगा 2.303 R इंटू 2000। तो अगर R अगर कैलोरी में चाहिए तो 2 और जूल में चाहिए तो 8.314 कैलोरी। अब A चाहिए आर्हेनियस कांस्टेंट, तो प्लस के बाद क्या है log A, तो log A बराबर 6, तो A बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। इसको लिख लो। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले क्लास में देखते हैं।